अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू योर चैनल कीज़। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इट इज़ रिलेटेड टू द मैस्लोज नीड बेस्ड थ्योरी या हायरार्की थ्योरी, जिसके अंदर हम कवर करेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन, सम मेन कंसेप्ट रिलेटेड टू द थ्योरी एंड अबाउट द कंसेप्ट नॉन एज द इनर नेचर। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊं तो ये 20th सेंचुरी की सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थ्योरी कंसिडर की जाती है। प्लस ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी और पॉजिटिव थ्योरीज़ को कंसिडर किया जाता है। इसी वजह से जो हमारी थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी है यानी कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, इसी थ्योरी की बेसिस के ऊपर हम अब्राहम मैस्लो को फादर ऑफ थर्ड फोर्स या फिर फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। फर्दर जो हमारी थ्योरी है वो बात करती है अबाउट द ह्यूमन पोटेंशियल, और इसी की बेसिस के ऊपर वो हमें बताती है कि हमारी पर्सनैलिटी किस तरह से बनती है। थ्योरी के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो कि कुछ हद तक साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म से थोड़ा बहुत मिलते हैं। फर्दर ये बताता है कि जो ह्यूमन होता है उसमें एक इनिशियल टेंडेंसी होती है ग्रोथ की तरफ मूव करने की, और यही ग्रोथ की तरफ मूव करने की जो टेंडेंसी है वही उसकी डेवलपमेंट या फिर पर्सनैलिटी की फॉर्मेशन कर रही होती है। इसने एक डिज़ाइन प्रोड्यूस किया था जिसको उसने कहा था नीड हायरार्की, और इसी की बेसिस के ऊपर या फिर इसी के गिर्द हमारी पूरी की पूरी थ्योरी लाया कर रही होती है। फर्दर हम बात करते हैं अबाउट द थ्योरी। तो सबसे पहले हम मेन थीम की बात करते हैं। तो मेन थीम बेसिकली ये थी कि जो हमारी मोटिवेशन होती है ना, वो हमारी पर्सनैलिटी को फॉर्म कर रही होती है। अगर हम प्रीवियस स्कूल्स के बारे में बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट था फ्रॉम द प्रीवियस स्कूल्स, जो कि रिलाय करते थे हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस या फिर अनकॉन्शियस इवेंट्स के ऊपर, इन साइको एनालिसिस या फिर बिहेवियरिज्म के अंदर हम री वगैरह के ऊपर लाया करते थे। बट यहाँ पे जो हमारा हायरार्की का या नीड्स का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट या हटके था फ्रॉम अदर स्कूल्स ऑफ थॉट्स। फर्दर उसने कहा था कि जो हमारा मेन कंस्ट्रक्ट है इसका वो ये है कि हमारे ह्यूमन जो होते हैं उनकी साइकी की डिफरेंट नीड्स होती हैं, या फिर फिजिकल भी नीड्स होती हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स भी हो सकती हैं। ये सारी की सारी नीड्स जो होती हैं अरेंज हुई होती हैं एक हायरार्की के अंदर, एक लेडर के अंदर, और इसी अरेंजमेंट की बेसिस के ऊपर हम जो होते हैं वो अकम्प्लिश कर रहे होते हैं अपनी नीड्स को। और ये सारी की सारी नीड्स जो होती हैं ये एक्ट कर रही होती हैं एज आ अर्ज या फिर एज आ ड्राइव, और इसी की बेसिस के ऊपर हमें एक मोटिवेशन या फिर एक पुश मिलती है जो कि हमारे पोटेंशियल्स को एक अच्छा या फिर जो एक मुस्बत असर होता है वो फ्राहम करते हैं। फर्दर उसने कहा था पर्सनैलिटी की दो फोर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द एनालिसिस ऑफ मोटिवेशन, जिसके अंदर हमारी बेसिक नीड्स और सारे मैकेनिज्म वगैरह लाया करते हैं, एंड सेकंड वन इज़ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि एक हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट है। फर्दर हम बात करते हैं अबाउट द बेसिक एजम्पशंस ऑफ इनर नेचर। तो यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ज़रा कॉपी पेंसिल पकड़ के इन बातों को लिख लीजिएगा, क्योंकि गूगल के ऊपर आपको ये बातें किसी आर्टिकल की सूरत के अंदर नहीं मिलेंगी। जो यहाँ पे मैंने एक बुक का इस्तेमाल किया, अगर आप चाहें तो उस बुक का मुआयना भी कर सकते हैं, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटीज़ बाय शीमा अलीम। तो इनकी बुक से आपको ये सारी की सारी जो नीड या फिर जो मेन कॉन्सेप्ट जो मैं बता रही हूँ ये आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इनर नेचर के बारे में बताना चाहूँगी। तो इनर नेचर जो होती है हमारे कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी एक स्पीशीज़ के या फिर किसी एक इंडिविजुअल के। अब ये कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिवर्सल भी हो सकते हैं कुछ हद तक, और कुछ जो होते हैं ये इंडिविजुअल भी होते हैं। फर्दर जो हमारी इनर नेचर होती है ये पॉजिटिव होती है हमेशा, या तो पॉजिटिव होती है या न्यूट्रल होती है, नेगेटिव नहीं होती। फर्दर मैस्लो या अब्राहम मैस्लो का कहना ये था कि जो हमारी इनर नेचर होती है ये हमें जो है ना, जब हम पैदा होते हैं हमारे उसके साथ ही आती है, और इनर नेचर हमेशा पॉजिटिव होती है, बट ये कमज़ोर या फिर वीक होती है। अब इसी की वजह से क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वीक होती है तो इसलिए ऑब्वियसली जब इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस आता है तो वो हमारी इनर नेचर को कुछ हद तक डिस्टर्ब कर देता है। अब अगर हम पिछले स्कूल ऑफ थॉट से इस कंसेप्ट को जोड़ने की कोशिश करें तो हमने साइको एनालिसिस में टेब्यूला रासा की बात की थी, यानी ब्लैंक शीट की। तो वहाँ पे भी जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो यहाँ से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक ऑर्गेनिज्म को इनोसेंट या फिर ब्लैंक कहा गया जब वो पैदा होता है, और साइको एनालिसिस में भी उन्होंने यही कहा है कि जो हमारा पर्सन होता है उसका माइंड जो होता है वो एक बिल्कुल क्लियर स्लेट की तरह का होता है। फर्दर हम बात करते हैं कि उसने कहा था कि जो सोसाइटी होती है ना ये हमारे या एनवायरनमेंट वगैरह ये बहुत इन्फ्लुएंस कर रही होती है एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो जब सोसाइटी या फिर एनवायरनमेंट इवल है तो ऑब्वियसली हम नेगेटिव चीज़ों को इम्बाइब करना शुरू कर देंगे, और इसी की वजह से हमारी नेगेटिव पर्सनैलिटी या नेगेटिव थाट इमर्ज हो रही होती है। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनर नेचर। तो इसको भी काइंडली नोट कर लीजिएगा।
फर्दर मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आपने काफ़ी वीडियो देख लिया, आपको अंदाज़ा हो गया होगा, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़रा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि मैं भी ज़्यादा एंथुजियाज़म के साथ आप लोगों के लिए अगली दफ़ा वीडियोस लेके आ सकूँ। हेल्प मी टू ग्रो, हेल्प मी टू परस्यू माई स्टडीज़ ऑल्सो। तो फर्दर हम देखते हैं अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनर नेचर। तो पहला कैरेक्टर तो ये है कि इनर नेचर जो होती है ना बायोलॉजिकल बेस्ड होती है, बायोलॉजिकल बेस्ड होती है। दूसरा कैरेक्टर जो हमारी इनर नेचर होती है ये बॉन्ड जब हम होते हैं हमारे उसके साथ ही आती है, ठीक है। थर्ड कैरेक्टर ये एक्चुअली चेंज नहीं होती, बट ये क्या होती है कि ये आल्टर हो जाती है, मतलब कम्प्लीटली चेंज नहीं होती, थोड़ी बहुत आल्टर हो जाती है। थर्ड कैरेक्टर इसका ये है कि जो हमारी नीड्स होती है ना उनकी बेसिस के ऊपर हमारी जो इनर नेचर होती है ये या तो गुड बनती है या फिर जो है बुराई की तरफ जाती है, या फिर कुछ केसेस के अंदर जो है वो न्यूट्रल हो जाती है। फर्दर उन्होंने कहा है जो हमारी इनर नेचर होती है इसको हमें सप्रेस नहीं करना चाहिए। अगर हम इसको सप्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली हम जो हमारी ग्रोथ है हम उसको भी हिंडर कर रहे होते हैं, और एज अ रिज़ल्ट जो ग्रोथ ओरिएंटेशन होती है ना हमारी ये रुक जाती है, और एक इसका एकदम बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी साइकी के ऊपर भी, हमारी फिजिकल डेवलपमेंट वगैरह के ऊपर भी, क्योंकि ऑब्वियसली माइंड और बॉडी आपस में रिलेट करता है। तो अगर हमारी साइकी के अंदर कोई इशू आता है तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट हमारी फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी बहुत ड्रास्टिक पड़ता है। फर्दर हम देखते हैं कि अगर हम डिफेंस मैकेनिज़्म लाइक डिनायल और सप्रेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उसकी वजह से जो हमारी इनर नेचर होती है वो दबना शुरू हो जाती है, और जब वो दबना शुरू होती है या सप्रेस होना शुरू हो जाती है तो उसकी वजह से जो हमारी हेल्थी ग्रोथ होती है एक तो वो रुक जाती है, हैप्पीनेस वगैरह ख़त्म हो जाती है, एक जो सेंस ऑफ अचीवमेंट और फुलफिलमेंट का एक सेंस होता है वो हमें नहीं मिल पाता। ज़िंदगी में अक्सर सुकून या फिर जो घबराहट वाली सेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। फर्दर उन्होंने कहा है कि जो हमारी इनर नेचर होती है ये एक इसेंशियल कोर होता है एक पर्सन का, जिसको हमें जो है ना जिस पे हमें किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर रिस्क लेते हैं लाइक डिनायल या सप्रेशन वगैरह करते हैं तो हम इनडायरेक्टली जो अपना आप है उसको छुपा रहे होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी होती है ये ट्रैप हो जाती है, और फर्दर हमारी पैथोलॉजी का जो एक कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली मर्ज होना शुरू हो जाता है, हमारी पर्सनैलिटी यानी न्यूरोटिक पर्सनैलिटी फॉर्म होना शुरू हो जाती है। फर्दर उन्होंने कहा कि जो हमारी इनर नेचर होती है काफ़ी ज़्यादा वीक होती है, डेलिकेट होती है, और इसकी वजह से जो हमारी हैबिट्स या कल्चर्स होते हैं उसकी वजह से काफ़ी दफ़ा हम रॉन्ग एटीट्यूड या फिर गलत बिहेवियर्स वगैरह या फिर गलत कैरेक्टर्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, या फिर हमारी पर्सनैलिटी में नेगेटिव एलिमेंट आना शुरू हो जाता है। फर्दर वो कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो हमारी फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी या पेन वगैरह है इसको हम ओपनली एक्सप्रेस करें, इसको दबा के ना रखें, क्योंकि अगर हम इनको दबा के रखते हैं तो ये ना एक किस्म की एनर्जी होती है, और जब हम एनर्जी को बाहर नहीं निकाल रहे होते तो वो अंदर ट्रैप होना शुरू हो जाती है। अब ऑब्वियसली जब अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ट्रैप हो जाएगी, उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं निकला, तो या तो वो हमारी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देगी या फिर हमारे माइंड के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देगी। ये नहीं करेगी तो किसी डिफेंस मैकेनिज्म को चलाते हुए बाहर जाएगी, लाइक काफ़ी ज़्यादा रोना या फिर डिप्रेशन वगैरह फील करना। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी हमारी जो इनर नेचर होती है उसको हमें दबाना नहीं चाहिए, और फर्दर अगर हमारे कोई इमोशंस होते हैं तो हमें उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है कि लड़कियों को तो ओपनली कहा जाता है कि वो अपने इमोशंस को बता दें, रो कर या फिर किसी और तरीके से भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, बट लड़कों के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मतलब अगर वो रो रहा है तो उस बच्चा अगर कोई रो रहा होता है तो हम उसको कहते हैं कि तुम क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो। तो इस तरह से मेरी ओपिनियन ये है पेरेंट्स से कि अगर आप में से कोई शख्स भी जिसके घर में छोटे बच्चे या छोटे बहन भाई हों तो काइंडली अपने जो मेल लड़के या फिर जो मेल पोर्शन होता है उसको प्लीज़ इस चीज़ पे फोर्स ना किया करें कि वो अपने इमोशंस को दबाए, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो अपने इमोशंस को दबाएगा तो उसमें एग्रेशन का लेवल बढ़ जाएगा, साथ ही न्यूरोटिक ट्रेंड्स भी आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप अपने बच्चों की सलामती चाहते हैं तो उनको एक्सप्रेसिव होने दें। फर्दर ये कहता है कि अगर कोई एक अनहेल्दी पर्सन है तो उसकी जो इनर नेचर होगी ना वो बहुत ही जल्दी जो बुराई या फिर जो गलत चीज़ें हैं ना उसको पकड़ने की कोशिश करेगी, और इसकी मिसाल वो इस तरह से देता है कि लाइक जैसे कोई मैग्नेट होता है ना, ये इस तरह से काम करेगी और जो सराउंडिंग में जितने भी इवल है ना उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इसलिए अगर आप लोगों की जो इनर नेचर है उसको, मेरी ओपिनियन यही है कि आप उसको सप्रेस ना करें
और अगर आप अब तक सप्रेस या डिनायल वगैरह का कोई भी फिनोमेना कर रहे हैं अपने साथ, तो काइंडली इसको रोक दें और ख़त्म कर दें। बस यहीं तक था। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।